अनुराग अलाउ कर दिया, और रुद्र अलाउ कर दिया, ठीक है। एंड ठीक है, बाकी इतने ही बच्चे हैं। सागर हम बोलता है रिकॉर्डिंग के लिए, बट आया नहीं है वो, और दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, थोड़ा शॉर्ट नोट टाइप का ले लो, तो समरी टाइप का बता देती हूँ, जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना उसका मैं। हाँ, कौशल अभी अभी जस्ट मिनट, कहाँ है, अच्छा कौशल हिया, ओके। अच्छा, तो बाकी थोड़ा हम देख लेते हैं कि अभी तक आपने जाना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई सारे पोजीशंस ऑक्युपाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, जिसमें से कि कॉर्नर वाला मस्ट है, कॉर्नर 100% लेने वाले हैं, और उसके साथ साथ और भी कई सारे पोजीशंस वो ले सकते हैं, आई मीन यूनिट सेल के अंदर, और उसको लेके हमारी ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है। और तो उसमें आपको सारे जितने सारे हमने पढ़ा है उसका छोटा छोटा आप भी बताना मुझे कि आपको उसके बारे में क्या क्या नॉलेज अभी तक हो पाया है। तो सबसे पहले सिंपल मैं ड्रॉ करूंगी इस तरीके से, जिसको आपको फिर मुझे एक्सप्लेन करना है। उसे फिर एक्सप्लेन करेंगे, देख लेंगे कैसे हमने लिया है। अच्छा, वॉइड का बहुत एक बड़ा रोल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वॉइड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि वॉइड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, एंड ऑल हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर पे मैंने क्या करा है, कहाँ कहाँ पे मेरा होते हैं, तो इसको मैं आपको अभी ड्रॉ करवाऊंगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर में चलते हैं, सिंपल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम और तरीके से जाने तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल कहते हैं, यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, जहाँ पे जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे रहते हैं। थोड़ा सा इसे आप टेक टाइम, ऐसा नहीं कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, टेक टाइम और बार बार तो थोड़ा एकदम दिमाग में घुसा लो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। कई बार एक क्लास में स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ में नहीं आता है, क्लियर ना। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, पार्टिकल्स एंड कॉर्नर। आप ये लिख भी चुके हो, पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो कॉर्नर में खाली पार्टिकल है, ऐसे भी सेल होते हैं। तो इससे जो जुड़ेगा क्यूबिक्स, और जो सेल जुड़ेगा उसके भी कॉर्नर्स में रहेंगे, जो जुड़ेगा उसके भी कॉर्नर्स में रहेंगे, उसके भी कॉर्नर्स में रहेंगे। अच्छा, और कॉर्नर्स में अगर खाली पार्टिकल है, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल से कॉर्नर जाता है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप ये थोड़ा बता देना, इसके लिए आपने जेड क्या देखा है, जेड कितना मिला था आपको। सिंपल क्यूबिक पार्टिकल्स अगर खाली कॉर्नर में रहते हैं, लाइक यहाँ पे मेरा पार्टिकल 1 दिया था, जिसे हम रैंक कहते हैं। अच्छा, तो ये है मेरा z इज इक्वल टू 1। आपने चेक करा था कैसे आया था, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 1/8, और टोटल 8 है, तो ये मेरा 1 आ गया। तो ये इसका रैंक माना जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरीके से रह सकते हैं। दूसरी और एक बात अगर इसके बारे में बोलूं, तो ये जो पार्टिकल्स है मैंने तो पॉइंट बना दिए हैं, बट ये एक्चुअल कैसे रहते हैं आपको पता है। ये इसके साथ टच में रहेगा। ये पार्टिकल को हम बड़े बड़े इस तरीके से दिखाते हैं, पूरा ये पार्टिकल है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री दिखाते हैं ना, पॉइंट बना देते हैं उससे। दिस आर बेसिकली हार्ड स्फीयर्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टच में रहेंगे, ये दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों भी टच में रहेंगे, इन दोनों भी टच में रहेंगे, ठीक है। तो 4 है जो कि टच में यहाँ पे रहने वाले हैं, ये और ये टच में रहेंगे। सिमिलरली नीचे जो है ये भी सारे टच में रहने वाले हैं, लाइक दिस। अगर मैं इसे बनाऊं, ये 4 को नीचे का अगर मैं बना दूं तो इस तरीके से रहेगा ये। इस तरीके से मेरा ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, क्लियर है। ओके, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ये है मेरा नीचे वाला जो स्क्वायर, नीचे वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ऐसे टच में रहते हैं, और उनका टच
से जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है बीच में ना, उसे हम वॉइड कहते हैं। टच करेंगे तो बीच में एक स्पेस बनेगा ना, दैट इज अ वॉइड। ठीक है। बट अगर मैं फेस के सेंटर में किसी को डाल दूं, मान लो यहाँ पे मैंने किसको दिखाया है, इन चारों को मैंने रिप्रेजेंट कराया है ऐसे, तो बीच में वॉइड क्रिएट हो रहा है। अगर मैं बीच में एक फेस सेंटर को डाल दूं, क्योंकि आपको पता है, आपने फेस सेंटर के बारे में पढ़ा है, और फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी एक रहे। क्लियर है। जब मैं फेस के सेंटर में किसी को डाल दूंगी तो फिर ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये फिर टच नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसके बीच में कहीं किसी किसी को डालोगे, मान लो इतने ही साइज का एक पार्टिकल को आप बीच में डाल दोगे। समझ में आ रही है मैं क्या आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ। ये खाली अगर कॉर्नर में पार्टिकल्स लोगे तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू आप थोड़ा इमेजिन कर लो, ठीक है। बट अगर बीच में फेस के सेंटर में एक पार्टिकल को मैं रख दूंगी तो क्या ये सारे एक दूसरे को टच करेंगे? इज इट नो पॉसिबल? मैम। नहीं करेंगे। मैं ऐसे बीच में एक पार्टिकल रख देती हूँ और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे एक तीसरा आ जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे रहेंगे फिर वो। तो फेस के सेंटर में अगर कोई आता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये तीनों टच नहीं करेंगे। यस, क्लियर है। ये तीनों टच में रहेंगे, जो कॉर्नर डायगोनली रहेंगे ना वो टच में रहेंगे, तीनों ये तीनों टच में रहेंगे, ये तीनों भी टच में रहेंगे। तो इसका कैलकुलेशन जब आपको एफिशिएंसी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कि इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करा जाता है। यूनिट सेल का, यूनिट सेल में पार्टिकल का रेडियस आपको गिवन रहेगा, जिस तरीके से भी इसका लेंथ वगैरह कैसे ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब आप जानोगे। ये फेस सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये एक तरीका होता है जानने का। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि सारे कॉर्नर में अगर खाली रहेंगे तो एक दूसरे को टच करके रहेंगे तो वॉइड क्रिएट होता है। अच्छा, दूसरी बात जो कि आपके कुछ है नहीं, क्यूबिक वॉइड तो आपका है नहीं सिलेबस में, आपका खाली ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। बट ये है कि जब कॉर्नर में खाली पार्टिकल्स रहते हैं तो कितना वॉइड क्रिएट होता है, एक वॉइड बीच में क्रिएट होगा, क्योंकि बीच में खाली है। तो बीच में ये चारों जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते बीच में ना, बीच में एक बहुत बड़ा सा वॉइड क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं क्यूबिक वॉइड होता है, वन क्यूबिक वॉइड। और इस वॉइड का जो साइज है, सबसे बड़ा साइज का वॉइड होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें क्यूबिक वॉइड बनता है और इसका रैंक 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड आपने यार कौन सा पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक के बाद आपने क्या पढ़ा था बेटे, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा था, याद करो, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा था। ये भी एक टाइप का होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ पे रहते हैं एनीबॉडी, बॉडी सेंटर्ड में कहाँ कहाँ पे रहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? मैम कॉर्नर में और एक सेंटर सेंटर में और कॉर्नर्स और में। सेंटर में, ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर।
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर में रहता है। अच्छा, इसका इफेक्टिव कितना होता है मैम 2 Z2 होता है। ऑल कॉर्नर्स के लिए मैंने पहले से निकाला है 1 होता है और बॉडी सेंटर के लिए इटसेल्फ 1 होता है, तो इसका रैंक होता है 2। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जस्ट आप वेट करो थोड़ा सा, आपको एग्जांपल के साथ बता दूं तो बेटर रहेगा। तो मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्लास देती हूँ, बुक में मुझे उस तरीके से वो मिल भी नहीं रहा है ना। एक जस्ट यहाँ पे अगर हो तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगी मैं, शायद इसमें भी नहीं है, छोड़ दो, देख लेंगे बाद में, हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है यहाँ पे है। और बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी के सेंटर में यहाँ पे रहेगा और साथ में, और बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक बॉडी सेंटर का जो होता है पार्टिकल, ये 8 पार्टिकल के साथ टच में रहता है। क्लियर ना? बॉडी सेंटर में क्या होता है, बीच में एक रहेगा, बीच में एक पार्टिकल रहेगा और साइड में 8 पार्टिकल कॉर्नर में भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी सेंटर के पार्टिकल होता है, ये 8 के 8 कॉर्नर पार्टिकल के साथ टच में रहता है। क्लियर है? ओके, तो इसके बारे में आपको और बट आपको जेड का यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए, और वॉइड वगैरह जो होता है ऑक्टाहेड्रल वो एफसीसी में पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस ऑल अबाउट। अब हम थर्ड में चलते हैं, थोड़ा बहुत फिर आपको बताती जाऊंगी मैं। ठीक है, एंड थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, फेस सेंटर पढ़ा, फेस सेंटर पढ़ा था, फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसे आप एफसीसी कहते हो, इसे आप डीसीसी कहते हो, इसे आप एफसीसी कहते हो। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं, ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर, ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर, ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। ठीक है, इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है, कॉर्नर्स के लिए 1, और फेस सेंटर का इफेक्टिव अगर देखा जाए तो ये 3 हो जाता है, ये टोटल 4 होता है। ठीक है, तो इसके लिए रैंक अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ पे 4 लेना है। इसके अंदर आपका वो पढ़ेंगे, सीसीपी के बारे में जानोगे, फेस सेंटर में सीसीपी इसके अंदर आता है। और एक आपको जानना है इनके, इसके अलावा एचसीपी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो वो बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, पर कैलकुलेशन फेस सेंटर की तरह, कैलकुलेशन इसके तरह हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर लेता है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड सीसीपी, मैं आपको बता दूं सीसीपी एग्जैक्टली फेस सेंटर है, एचसीपी इज नॉट फेस सेंटर्ड, बट इसका कैलकुलेशन बिल्कुल Z4 को लेके ही आगे बढ़ा जाता है। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो ये हमने जान लिया है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने यहीं पे रफली बता देती हूँ, आपको मैंने 3 तरीके के वॉइड के बारे में बताया था। एक तो ट्राइगोनल वॉइड के बारे में बताया था, एक टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताया था। तो ट्राइगोनल कैसे बनता था, इस तरीके से जब 3 पार्टिकल टच में रहेंगे तो बीच में जो बनता है वो ट्राइगोनल है, बताया था मैंने आपको, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और ये जो है इसे हम प्लानर भी कहते हैं। प्लानर क्यों कहते हैं, 3 पार्टिकल से बीच में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्लानर है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक कैप की तरह और एक पार्टिकल को ऐसे रख दूं, 3 नीचे रखूंगी और ऊपर डाल दूं, तो दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों 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 टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं उसको, लाइक दिस, ऐसे हम टच करा के ऊपर ऐसे ऐसे रख देंगे, इस तरीके से बीच में भी ऊपर एक ढक देंगे उससे। तो इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहा जाता है, उसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रॉन के तरह होता है। अगर मैं सारे स्फीयर के सेंटर को जो स्ट्रेट लाइन से कवर कर दूं, जोड़ दूं, ज्वाइन कर लूं, तो
तो एक टेट्राहेड्रॉन जैसा बनता है, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल बताया था मैंने आपको। अच्छा, और बाकी अभी आपको मैं ये बताऊंगी कि किसी भी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो। अब मैंने आपको और बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होता है, 3 स्फीयर मुझे लेने हैं, इस तरीके से आई हैव टू टेक, एंड इसका डिप्रेशन में और 3 स्फीयर मुझे ऊपर की तरफ रखने हैं, ठीक है। तो मुझे इसके डिप्रेशन में ऐसे इस तरीके से ना मुझे और 3 स्फीयर को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे रखना है। आप थोड़ा एक्चुअली ये तो 3D व्यू है ना, तो दिखाना मुश्किल है। नीचे का जो लेयर का स्फीयर है वो 3 नीचे का लेयर का स्फीयर है, एक जो टच में है, और दूसरे ऊपर जो लेयर का रखा गया है, इन तीनों का डिप्रेशन में उसे रखा गया है। तो इस चक्कर में बीच में एक बहुत बड़ा सा वॉइड क्रिएट हुआ है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नॉर्मल एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हम वॉइड के बारे में आपको बता दिया है मैंने, सिंपल क्यूबिक में एक ही वॉइड होता है, क्यूबिक वॉइड होता है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा नहीं करा जाता है। अच्छा, और दूसरा अगर मैं लेती हूँ तो आपका जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, मतलब जहाँ पे फेस के सेंटर में कोई पार्टिकल है, उसके लिए हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड काउंट करते हैं। फेस सेंटर एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए मोस्टली काउंट करा जाता है, एचसीपी और सीसीपी के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्या होता है, एफसीसी में अगर मुझे वॉइड काउंट करनी है तो जितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल होते हैं, जितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, सिंपली जेड के साथ सेम होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, नंबर जो है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, आपको बताया था, जेड हो जाता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2z होता है। तो आपको कैलकुलेशन में अब पूछा जाएगा कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो, क्लियर है। अच्छा, अब आपको मैं रब करके मैं सीधे एफसीसी स्ट्रक्चर में आपको लेके जाऊंगी, और उसमें आपको बताऊंगी कि जो हम वॉइड देखते हैं कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर मेनली इसमें क्या है, मैं क्यों आपको बताऊंगी, नहीं बताने से भी सीधा न्यूमेरिकल में जाने से चलेगा। बट है क्या, अगर आपको बोल देंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का कितना है, बीसीसी का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, तो ये आपको शायद थोड़ा दिक्कत, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इसके लिए, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म होने के बाद, कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म होने के बाद फिर हम फिर डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल में जा सकते हैं, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल से वो कर सकते हैं, और बाकी कुछ है जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे बतानी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा रफली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्या आपको मैंने बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ध्यान रहे दैट इज जेड फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, टोटल जेड होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड दिस इज इक्वल टू 2z, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लेना फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सीधे उसमें लेके चलती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर में। ठीक है, तो मैं इसे रख कर लेती हूँ, और हम चलते हैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कैसे होता है, थोड़ा जान लो।
आप थोड़ा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पार्टिकल्स ऐसे हैं, फेस के सेंटर में रहेंगे, बॉडी के सेंटर में रहेंगे, तो तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को? हाँ जी मैम। यस मैम। क्योंकि आप तो विजुअलाइज कर पाओगे ना, हाँ, तो मुझे समझाने के लिए इजी हो जाए। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, एक साथ कराऊंगी मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक स्फीयर और कितने स्फीयर के साथ डायरेक्ट टच में है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक स्फीयर दूसरे के साथ टच में रहेगा। फॉर एग्जांपल, ऐसे एरिया पार्टिकल्स है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? मैं 1D में दिखा रही हूँ, ये जो है मैं वन डायमेंशनली दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर को, लाइन के फॉर्म में दिखा रही हूँ मैं, कोई प्लानर या कोई 3D में नहीं दिखा रही हूँ आपको मैं। 1D स्ट्रक्चर में ऐसे मैंने ज्वाइन करके रखा है पार्टिकल्स को, एंड ऑल इफ यू नो दैट, जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो इनको हम पॉइंट मान लेते हैं, सारे पॉइंट बन जाते हैं, बट एक्चुअली पॉइंट तो नहीं है, पार्टिकल्स है, तो टच तो करेंगे एक दूसरे को। अगर टच करते हैं तो 1D में इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 नहीं है? समझ नहीं आया मैम। समझ में नहीं आया? अरे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक स्फीयर जिसको आप ले रहे हो, एक स्फीयर कितने स्फीयर के साथ डायरेक्ट टच में है, ये स्फीयर कितने स्फीयर के साथ डायरेक्ट टच में है, बीच वाला 2 के साथ मैम। 2 के साथ है, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर। और 1D में मैंने लिया है, 1D का मतलब है लाइट फॉर्म में मैंने लिया है इसको, 1 एक्सिस में लिया है, दिखाया है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस वन स्फीयर, एक स्फीयर बाकी कितने स्फीयर के साथ डायरेक्ट टच में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सो नेट का 1D में अगर देखती हूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बन गया। हाँ मैम ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब 2D का थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। टू डी है कि नहीं? ये अगर 1D है तो ये 2D हो जाएगा ना, पूरा प्लेन में ले लिया है मैंने, पूरे प्लेन को कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे 2D में, 2D में ध्यान रखना, 2D 3D में नहीं जाना अभी आप, 2D में। अब आप मुझे बताओ एक स्फीयर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है? 4 बन रहा है मैम। 4 है, 4 है, 4 है मैम। मतलब एक स्फीयर कितने और स्फीयर के साथ डायरेक्ट टच में है? 4 के साथ। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं अगर 2D में देखूं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार मैम 1D का वापस समझाना। 1D का मतलब क्या है कि अगर आप पॉइंट के थ्रू पार्टिकल को डिनोट करोगे तो ये ऐसे पॉइंट बनेगा, ऐसे पार्टिकल्स पूरे पॉइंट बनेंगे, बट एक्चुअली वो पॉइंट तो है नहीं, वो है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स तो कुछ वॉल्यूम लेंगे डेफिनेटली, एक पार्टिकल एक स्फेरिकल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है,
तो अगर वो 1D में चलती है तो एक दूसरे को टच करते हुए मैं रख सकती हूँ, ठीक है। तो और सॉलिड में जितना टच होता है उतना कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स व्हाई सॉलिड इज रिजिड हो जाता है वो। आपको पता है व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन शेप, अगर या स्ट्रक्चर बोला जाएगा, रिजिड क्यों होते हैं? ड्यू टू दिस क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड होते हैं, कि ये ट्राई करते हैं कि कितना ज्यादा पैक्ड हो सकते हैं। अच्छा, कितना ज्यादा पैक्ड का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे तो कोई कुछ भी कर ले, यहाँ पे तो स्पेस बनेगा ना, यहाँ पे तो आप पैक नहीं कर सकते हो ना। हाँ, ये हो सकता है कि इससे अगर छोटा साइज का कोई एटम है तो यहाँ पे आपको ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे होता है CaF2 हो गया, CaF2 में क्या होता है, CaF2 में कैल्शियम जो होता है वो नॉर्मल पार्टिकल का पोजीशन लेता है, और जो फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कैल्शियम का अगर मैं ले लूं एक स्ट्रक्चर तो उसके वॉइड बनेंगे, उस वॉइड को कौन ऑक्यूपाई करता है? फ्लोरीन ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज का है, उसका जो साइज है ऑटोमेटिकली इस वॉइड के अंदर आ सकता है, उसका साइज जो। तो देयर आर मेनी एग्जांपल दैट जहां पे कि क्या होता है, वॉइड भी एटम से कवर हो जाते हैं, छोटे छोटे एटम से, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हो सके पॉसिबल ये ट्राई करते हैं कि पैक्ड रहे स्ट्रक्चर, और कुछ कितना भी कुछ कर लें पैक होने के बाद भी, बिकॉज दे आर एज्यूम टू बी स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल्स टाइप का एक आप एज्यूम कर सकते हो, तो जितना भी पैक्ड होंगे थोड़ा बहुत स्पेस तो बच ही जाएगा बीच में, जिसे हम वॉइड कहते हैं, वो तो रह ही जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशनली एक के साथ दो टच में है, एक के साथ दो टच में है, एक के साथ दो टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब 2D का अगर इमेजिन करिए तो एक के साथ कितने टच में है 2D में? सिंपल, 4 4 टच में है। आप कहीं पे भी ले लो, आप यहाँ पे भी ले लो, 4 टच में है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2D में, मेरा 4 चला गया। अच्छा, आप थोड़ा इसे 3D में इमेजिन कर सकते हो इसी स्ट्रक्चर को आप, क्योंकि कहीं पे देखो क्या है, पहला वाला लाइन मैंने रख दिया है, और दूसरे के जो पार्टिकल्स है, दूसरे लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, उसको मैंने डिप्रेशन पे नहीं रखा है, उसको मैंने डिप्रेशन पे नहीं रखा है, मैंने कहां पे रखा है, उसको एग्जैक्टली उसी के ऊपर रखा है, क्लियर है। अगर उसको मैं डिप्रेशन में रखती तो वॉइड कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा या घटेगा? प्लीज, ये मैंने पहला लेयर को रख दिया, दूसरे लेयर को इसके डिप्रेशन में रखूंगी मैं, ऑल क्लियर। दूसरे लेयर को मैं इसके डिप्रेशन में रखूंगी, ठीक है। थर्ड लेयर फिर इसके डिप्रेशन में इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है क्या? ये दोनों नो नो मैम। नहीं है ना। एक को एक लेयर के ऊपर, जस्ट मैंने एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को ऐसे रखा है कि एक के ऊपर दूसरा जस्ट आएगा, यहाँ पे मैंने एक के ऊपर दूसरे लेयर को ऐसे रखा है कि फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में दूसरा लेयर आएगा, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये भी 2D स्ट्रक्चर है और ये भी 2D स्ट्रक्चर है। अच्छा, कहाँ पे क्लोज पैकिंग ज्यादा लग रहा है? सेकंड वाले में। वाले में इसमें ज्यादा क्लोज पैकिंग है। वॉइड कहाँ पे कम बन सकते हैं? सेकंड वाले में। सेकंड वाले कौन ज्यादा रिजिड हो सकता है? सेकंड फर्स्ट वाला मैम। ठीक है, रिजिड रिजिड ओ हाँ मतलब सॉरी मैम, सेकंड। रिजिड का मतलब और कोई स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है और कुछ आप कहीं पे घुसा नहीं सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 2D का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ले लूं, जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक कहते हैं, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक का मतलब है खाली कॉर्नर्स में रहेंगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक, दिस इज एब्सिस स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाएगा जहां पे खाली कॉर्नर्स में रहेंगे। तो अब आप मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना इस वाले का? मैम फर्स्ट वाले 2D स्ट्रक्चर का पूछ रहे हो? ये वाला हाँ 4 है मैम इसका तो। 4 है। कैसे पता चला? एक के साथ 4 आई मीन कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है,
ठीक है, अब आप इसका 6 कोऑर्डिनेशन मैम नंबर कितने बन रहे हैं? 6 6 6 बन रहे हैं, बहुत अच्छा। एक के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ पैकिंग बढ़ जाती है, क्लोज्ड पैकिंग या रिजिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि और भी पैक्ड हो जाते हैं वो। यहाँ पे मुझे मिला 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे मिल गया है 6। क्लियर? ऑल क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को? यस मैम। इमेजिन करके बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में कितना बनेगा? मैम 12। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको एज्यूम करना है और 3D वाला स्ट्रक्चर इमेजिन करना है, आगे पीछे एज्यूम कर सकते हो और बताओ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा एक स्फीयर का। बहुत अच्छा, वेरी गुड मुदीर। मैम 14। बहुत ज्यादा हो गया। एट कितने बनेंगे? नहीं, 8 नहीं बनेंगे, 8 नहीं बनेंगे, 8 नहीं बने, कितने बनेंगे? मैम 9। नहीं नहीं, अगर मैं इसको 3D में इमेजिन करूं, 3D में, हाँ 6, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर मैं इसको इमेजिन करूं 3D में, 3 डायमेंशनली, अगर, हाँ अमन बहुत अच्छा बेटा, 6 बनेंगे। तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करके बोलो, थोड़ा इमेजिन करो, सोचो, इसके ऊपर और एक लेयर में रख दूंगी ऐसे, इसके ऊपर और एक लेयर आ जाएगा और इसके पीछे और एक लेयर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेंगे, इसके ऊपर भी एक आएगा और इसके पीछे भी एक आएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? ये तो आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे क्या है ना, अगर आप एनसीईआरटी भी चेक करोगे तो आपको पूरा तक, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा 3D रिप्रेजेंटेशन उनको दिखाना आता है, मुझे actually आता नहीं है तो दिखाना, ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। बट हम यहाँ पे तो बनाए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं अगर बनाऊँ ना, नहीं हो पाएगा, टेढ़ा बड़ा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 2D में अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लेती हूँ तो 2D में ये, इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, बिकॉज मैं पैकिंग में आपको लेके जाने वाली हूँ क्लोज्ड पैकिंग में। क्लोज्ड पैकिंग में देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लोज्ड, देयर आर, आपको मैं बताती हूँ 4 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पैकिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पैकिंग। एक तो होता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, तीसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और चौथा होता है बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। और 4 डिफरेंट तरीके के क्लोज्ड पैकिंग है, जिसमें कि ये वाला जो क्लोज्ड पैकिंग है ये है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में माना जाता है। और यहाँ पे 2D में कोऑर्डिनेशन और इन 3D कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 6। थोड़ा इमेजिन कर पाए कि नहीं मुझे बताओ, खाली नहीं है तो अभी रटना यस पड़ेगा। मैम, समझ गए। समझ गए? अगर इसके ऊपर और एक लेयर रख दूंगी तो इसके ऊपर और एक ही आ सकता है जो टच में रहेगा इसका, और इसके पीछे भी एक ही आ सकता है जो टच में रहेगा। सेकंड लेयर की बात करें, नीचे वाला लेयर की, तो टोटल एक के साथ 4 जो है, 6 जो है वो क्लोज पैकिंग में रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ चुका है। जब मैं, ये हो गया इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D डायमेंशनली कितना रहता है, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे कि मेरे पास, और आपको ये भी बताया है कि जो पहला वाला 2D स्ट्रक्चर है जो मैंने दिखाया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये सिंपल क्यूबिक के लिए होता है। आपको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल प्रिमिटिव सेल में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना बोलोगे? ये है सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक ओनली एट द कॉर्नर। पार्टिकल्स जो है वो खाली कॉर्नर्स में रहेंगे, तो ये मेरा सिंपल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आएगा। इसमें 2D में 4 और 3D में 6 रहेंगे। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं, ये भी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, बट ये है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मैंने दिखाया है।
ठीक है। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आप यहाँ पे मुझे बताओ, इसमें 2 डायमेंशनल पोजीशन नंबर कितना है इन 2D और इन 3D कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जा रहा है इस स्ट्रक्चर में? मैम 2D में तो 6 था, 3D में 8 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 2D अगर आप इमेजिन करोगे तो 6 है। यस, जब मैं 3 डायमेंशनल से एज्यूम करती हूँ पीछे भी एक लेयर है, उसके डिप्रेशन में आ रहा है, देखो ये भी ध्यान रखो ना, यहाँ पे कोई डिप्रेशन वाला नहीं था, यहाँ पे डिप्रेशन में आएंगे तो 3 डायमेंशनल बनेगा 12। वो जो ब्रेन गेम्स के लिए जो नहीं मिलता, छोटे छोटे बॉल्स मिलता है खेलने के लिए, देखा होगा आपने, मैं भी खेलती थी, लाइक एक था मैम ये एक जो उसमें डिप्रेशन में आएगा ये सेंटर के आयरन बॉक्स डिप्रेशन टाइप में का होता आएगा। है ना। हाँ, यस यस, मैम ये जो सेट होगा एक 3D मॉडल में, तो ये सेंट्रल के डिप्रेशन में आएंगे हाँ ना, जो लेयर हाँ, आएगी। सेंट्रल में यहाँ पे डिप्रेशन में आएंगे, सारे डिप्रेशन में आने वाले हैं, उसके पीछे भी तो रखोगे ना आप, वही सब पैटर्न बनने वाले हैं। तो जब पूरा इसे आपको 2D दिखाया है, जस्ट 2D वाला एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसके ऊपर और एक लेयर भी रहेगा पूरा। मैम इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड रहेंगे ना लेयर्स? हाँ, ऊपर भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, लेयर्स पूरे तो बनेंगे। मैम ये 6 इसके सराउंडिंग में होगा, फिर 6 इसके ऊपर होंगे और पीछे 6 होंगे, तो 18 नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, वो सारे टच में नहीं रहेंगे, इसके साथ टच में कितना रहेगा वो पूछा गया है। इसके साथ अगर आप ऊपर रखते हो तो कितने टच में रहेंगे वो पूछा गया है, जो टच में रहेंगे वो दिखेगा 12। टच वाला आप देखो, वैसे तो इसके ऊपर भी रहेंगे पूरे, पीछे भी रहेंगे पूरे रहेंगे, पर आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो, ऐसे ले रहे हो, एक को उसका डिप्रेशन में ले लिया, फिर यहाँ पे और भी तो है ना, यहाँ पे भी तो है ना, यहाँ पे पूरा है, कंटिन्यूड है पूरा ये, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, ये मैं आपको 2D वाला दिखा सकती हूँ अच्छे से कि हाँ इसका डिप्रेशन में रहेगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा तो फिर ये पहला लेयर में रहना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर और एक आएगा सिंपल, ये हेक्सागोनल में ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, अगर पर्टिकुलर आपको चाहिए, एक तो ऐसे होता है लाइक ये दिखाना थोड़ा, ये उसमें मत लो आप इतना सिंपल जान लो कि अगर मेरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग रहा या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहता है, तो अगर मेरा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है, तो अगर मैं प्रॉपर एक पीस उठा के ले लूं और पूरा एक सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो उसका 12 हो जाता है, डबल हो जाता है, 6 2 जा 12 पूरा अगर काउंट करूं, तो ये आप तब समझ पाओगे जब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर का पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल बहुत सिंपल होता है, लाइक अभी आपको थोड़ा बता दूंगी मैं हेक्सागोनल में कैसे रहता है और किस तरीके से बनते हैं, बट इतना अभी आप इतना जान लो कि दिस इज माय क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, एक के साथ दूसरा मैम टच एक में डाउट रहता है। है। हाँ पूछो। मैम एट सम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी तो मैम खत्म हो जाएगा ना मैम, अगर क्लोजली पैक्ड है तो मैम उसमें नहीं, भी एक लास्ट एटम आएगा मैम, अरे उसका सीएन। वो तो सुनो सुनो, जस्ट तुम जो बोल रहे हो ना वो तो ना के बराबर है, कहाँ पे बनेगा, इतने में तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स रहेंगे, हाँ मैम समझ वो रहे तो हो मैं ना। समझ रहा हूँ, यस मैम, हाँ, पर मैम जो लास्ट वाला रहेगा उसका तो सीएन डिफरेंट रहेगा ना। वो तो कट आपने काट दिया होगा ना, बड़ा सा पीस को आपने कट करके वो बनाया होगा ना, समझ रहे हो ना। ये जो हम देख रहे हैं, हम ये जनरल स्ट्रक्चर, अगर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है हम वो देखते हैं, एंड को तो कितना बड़ा क्रिस्टल आप काट दोगे तो कट जाएगा, कटेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वहां पे खराब हो गया पूरा, अगर हम उस तरीके से देखें तो। हाँ अब समझ आ गया। जब हम किसी भी क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं ना, आप कितना बड़ा पीस एज्यूम कर सकते हो, जितना भी बड़ा आप उसे काटोगे फिर छोटा हो जाएगा, काटोगे फिर छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहीं क्रिस्टल में से कहीं पे एक बीच वाला पोर्शन उठा के उसे स्टडी करते हैं कि हाँ वहां पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है, कितना है, क्या है, कैसा है, और एंड ऑल। जब हम किसी भी चीज को लेके, हम जिसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे या आप उसको लेके रिसर्च कर रहे हो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है, ठीक है,
ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, उसके कहीं से भी एक बड़ा सा पार्टिकल आपकी इस एरिया को पकड़, देख लो इसके अंदर क्या क्या है, अब वो तो नाम के बराबर है। लास्ट वाले पार्टिकल में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे, दैट इज नॉट काउंटेड। मेनली जब हम काउंट करते हैं तो बीच का स्ट्रक्चर एक ले लेते हैं। आपके बॉडी के अंदर सबसे जो छोटा होता है उसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी सेल के बारे में जब आप जज करोगे तो पूरे सेल को पढ़ोगे ना कि नहीं हमारे बॉडी के एंड में फिर वो कम हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन, और इस तरीके से हो गया वो, क्लियर है ना। तो हम बीच वाला एक पोर्शन लेके उसे स्टडी कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे इतना है, वहां पे उतना है, वहां पे उतना है, तो बड़ा सा पीस है मैंने इसे काट लिया, एंड वाले को उतना हम मायने नहीं देते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होता है वो। फिर भी बहुत अच्छा है, हर एक डाउट एक्चुअली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे फैक्ट चाहिए क्रिस्टल के बारे में है तो मैं बीच का पोर्शन उठाऊंगी तो मुझे 100% फैक्ट मिलेगा उसके बारे में। अगर मैं एंड के पोर्शन उठाऊंगी आई मे नॉट गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी जो है अभी थोड़ा चलेंगे हम, उसमें चलते हैं। आज भी क्या अनलिमिटेड है, ये इसका खत्म नहीं हो रहा है। यस मैम आज भी अब है। मैं आपको लेके चलूंगी कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या क्या होता है, कैसे पैकिंग होती है, मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। थोड़ा मिनट नहीं रहा है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं भी थक जाऊंगी इसमें फटाफट। ठीक है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम चले तो इस तरीके से मेरा एक स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कहीं डिप्रेशन में नहीं आएगा, जस्ट उसके ऊपर अलाइन करके मुझे रखना पड़ेगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिंपल क्यूबिक, इस तरीके से अगर मैं लेती हूँ तो ये इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनेगा। पीछे ले लो, ये पूरा क्यूब के फॉर्म में, ये पूरा एग्जैक्टली एक क्यूब के फॉर्म में आप इसे ले सकते हो। आगे भी रखूंगी, पीछे भी रखूंगी, तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। तो बाकी इसमें हमने क्या देखा कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 जाता है, ठीक है। ये मेरा है सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड एक आता है जिसमें हम पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एचसीपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक दिस मैं रखूंगी स्ट्रक्चर को। अच्छा इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, आपको पूछ सकते हैं, इसे कहते हैं ए अरेंजमेंट। ए अरेंजमेंट का मतलब होता है कि ए पूरा चढ़ेगा, ये मतलब डिप्रेशन में नहीं आएगा, पूरा उसके ऊपर 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 रख से चलना है मुझे, ए अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एचसीपी जिसे कहते हो आप, ठीक है। अच्छा अब सिंपल क्यूबिक में काफी डाटा है, यहाँ पे लिख सकते हो, मैं करेक्ट आपको बता देती हूँ। क्या आएगा सिंपल क्यूबिक में, z कितना होता है, डाटा वगैरह जो आपके पास है, z कितना होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, 1 होता है। अगर मैं खाली कॉर्नर्स में लेती हूँ तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम रैंक का 1 आ जाता है, क्लियर है। इसका डाटा इतना ही है, इसके एग्जाम्पल वगैरह। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, कितने वॉइड बनते हैं बेटा, एक क्यूबिक वॉइड बनेगा बीच में, क्लियर। आपको बताया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब सारे जुड़ते हैं तो एक बड़ा सा वॉइड क्रिएट होता है बीच में, क्यूबिक वॉइड, जिसके बारे में आपका ये एंट्रेंस वाले में है, सीबीएसई में क्यूबिक वॉइड के बारे में कोई डाटा मैम सीसीपी भी इसी को कहते हैं क्या? सीसीपी दूसरा आएगा, सीसीपी फेस सेंटर्ड होता है, सीसीपी भी फेस सेंटर्ड होता है। डाटा कैलकुलेशन पूरा एचसीपी की तरह होगा, सीसीपी का, सीसीपी एचसीपी मतलब पूरा कैलकुलेशन सेम हो जाएगा। जैसे एचसीपी में क्या होता है, जेड होता है 4, ठीक है। एचसीपी स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जहां पे हेक्सागोनल देख लिया आपने, जेड को 4 डाल देना है कैलकुलेशन के टाइम में,
टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 8, 4 का डबल 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा जस्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि Z के साथ सेम होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बना के देखो तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। ये है HCP हेक्सागोनल में, इसका डिप्रेशन में दूसरा आएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना सकते हो, क्योंकि ये सारे जो है ना इसे टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसे टच करा के दिखा सकते हो। इसके डिप्रेशन में दूसरा आएगा, बट जो थर्ड लेयर आएगा ना वो फर्स्ट के ऊपर चढ़ेगा, लाइक दिस। स्ट्रक्चर अगर पूरे आप एक ऐसे स्ट्रक्चर को पूरा एकदम मास में देखा जाता है, तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं ये ए है, ये बीच वाला बी थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, और ये फिर ए है, ऊपर का फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं? ए बी अरेंजमेंट कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, ठीक है। ये होता है आपका ए बी अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका होता है ए बी अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया गया था 6 है, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 12 होते हैं। HCP और CCP बिल्कुल सिमिलर टाइप के कैलकुलेशन लेते हैं, इसके अंदर आपको HCP के बारे में पूछ सकते हैं। फिर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ऑटोमेटिकली सारा डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहे, जस्ट अभी आपको बताती हूँ। जस्ट है ना, एफिशिएंसी अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बाद में पढ़ेंगे एफिशिएंसी, वो ठीक रहेगा। और किसी को अगर और भी क्लियर होना है ना, तो ये आप थोड़ा, क्योंकि 3D में दिखाना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। अच्छा, आपके पास है क्या एनसीईआरटी में होगा ये? एक मिनट, नहीं हम वो बाद में आपको मैं एक ही साथ कराऊंगी वो ना, और कुछ है नहीं। जस्ट मिनट, हाँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं 3 डायमेंशन आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, बट ये इतना तो है कि ध्यान रहे, मेरा जो ये होता है ना, लाइक यहाँ पे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ध्यान रहे कि एक लेयर को तो मैंने रख दिया है, सेकंड लेयर को तो मैंने रख दिया है, इसका डिप्रेशन में रख दिया है। जो थर्ड लेयर का जो रखा जाता है ना, जो कि सिंपली इसी के ऊपर आता है, थर्ड जो है बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाते हैं। थर्ड लेयर का काम होता है नीचे के जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना हुआ है, वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड नीचे बना हुआ उसको ढकने का काम होता है ए का थर्ड लेयर, वो उसे ढक देता है ऊपर। इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है, मैंने कोशिश तो करा है आपको, बट ये थोड़ा 3D में दिखाना मुश्किल है,
जस्ट मिनट, आपके पास अभी मैं आपको सेंड करती हूँ, 2 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मिला? एक में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा और दूसरा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखा रही हूँ मैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आपको मिला पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल लिखा हुआ मिलेगा, नीचे स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्यूबिक है। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, अगर आपको मिल गया है तो आप ये हेक्सागोनल में आप चेक करो, पहला लेयर के साथ थर्ड लेयर जो है वो अलाइंड है कि नहीं, चेक करो। हेक्सागोनल में चेक करो। मिला? आपको 2 स्ट्रक्चर मिला है, मैंने आपको जो भेजा है साइड वाला, उसमें एक हेक्सागोनल है, दूसरा क्यूबिक है। ये मैंने हेक्सागोनल बनाया है, ये मैं 2D में दिखाया है। अगर मैं इसे 3D में दिखाऊंगी तो कैसे हो जाएगा? एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रहेगा, ऐसे ऐसे करके रहेगा। मिला? ए और ए जो है, ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। ए और ए जो है वो अलाइंड है, एक के ऊपर दूसरा है। चेक कर लो, आपको स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, देखो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यस मैम, विजिबल है। विजिबल है कि नहीं अंकित? यस सर। नहीं समझ में आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मैं दिखा नहीं सकती हूँ, ये आगे भी है ना, ये पूरा फैला हुआ है, पीछे भी होगा, 3 डायमेंशनल दिखाऊंगी। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर वो अलाइंड रहेंगे। क्लियर है? इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। अभी के लिए आप एक काम करना, आराम से टेक योर टाइम और घर में उसे पढ़ो, ठीक है? और दूसरा में क्या होता है, दूसरा लेयर में क्या होता है कि पहला लेयर रहेगा, उसके डिप्रेशन में दूसरा रहेगा, तीसरा वाला ऐसे रखा जाएगा कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। क्लियर है ना? ठीक है? और फिर उसके ऊपर जो चौथा रखा जाएगा, देख लो। अच्छा आप ध्यान देना, मुझे खाली इतना बताओ कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको मिला कि नहीं मिला? जो मैंने भेजा है हेक्सागोनल मिला? मिल गया मैम। मिल गया। अच्छा, अगर आपको मिल गया है तो हेक्सागोनल के लिए सारा डाटा यहाँ से आप कलेक्ट कर लो, ठीक है? Z4 टेट्राहेड्रल वॉइड 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो जाएगा। AB अरेंजमेंट 2D में 6 और 3D में 12 बनेगा। और फर्स्ट और थर्ड लेयर अलाइन रहेंगे, बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है। ए और ए जो है, ए के ऊपर ए है देखो, और बी के ऊपर बी है। चेक कर लो, मिल गया? ठीक है? ये सर नो? फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दूसरा वाला यस स्टेप मैम। यहीं से समझाऊंगी, ठीक है? अब हम चलते हैं क्यूबिक में, चलते हैं। मैं आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, थर्ड वाला। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे हम कहते हैं सीसीपी कहते हैं। और बेसिकली दिस इज अ फेस सेंटर्ड क्यूब, दिस इज अ फेस सेंटर्ड पैकिंग, जिसे हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। ध्यान रहे, सारा डाटा इसका वही बनेगा। उसके बाद आपको समझाती हूँ मैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बनेगा, ठीक है? एग्जैक्टली सारे रहेंगे। और यहाँ पे मेरा ए बी सी अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेंगे, और 3 डायमेंशनल, ये शॉर्ट 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 12 बनेगा। किसमें? क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पे डाला गया है कि ए तो रहेगा, ए के डिप्रेशन में बी भी रहेगा, और बी के ऊपर जो सी डाला जाएगा वो क्या करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। और उसके ऊपर जो फोर्थ वाला ए आएगा वो फिर ए के साथ अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे ए के डिप्रेशन में बी रहेगा और बी के ऊपर सी ऐसे रखा जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाएंगे।
फिर जब ए आएगा फिर ए के ऊपर रहेगा। चेक कर लो फिगर में है कि नहीं। यस मैम। फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम है कि नहीं, है ना। ठीक है, फिर आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो वही स्ट्रक्चर ऊपर रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो दिस इज आल्सो अ क्लोज्ड पैकिंग क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। आप प्लीज यहाँ से, ये एक्चुअली क्या है ना, ऑफलाइन में होता तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बता सकती थी, मुझे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई यहाँ पे, तो आप इसे प्लीज नोट डाउन करिए टोटल। हो गया मैम। डन है। अच्छा, आपको मैं फिर एफिशिएंसी जिस दिन बताऊंगी फिर दोबारा इसे फिर हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी के दिन, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे वॉइड कैलकुलेशन होता है, ये सारे हम देखेंगे। ये जो टर्टल वॉइड है ये कितने स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये कितने स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये फिर आपको मैं और एक दिन पढ़ाऊंगी। अभी थोड़ा सा है, अभी जाना नहीं, अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। आयरन बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे आयरन बॉल्स, आप उसे भी अगर घर में एक बार ट्राई करो ना, यू विल गेट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। 3 डायमेंशनल बहुत क्लियर होना पड़ता है, ये तो नेट में भी मैंने कभी देखा नहीं है, नेट में डेफिनेटली ये दिखाते होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ। ये 3 मेरा हो चुका है। देखो मैंने आपको कहा था 4 स्ट्रक्चर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, सिंपल क्यूबिक आता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जो खाली कॉर्नर वाला है। अच्छा, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, आपको सारे डाटा मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। एक्सीपी सीसीपी का इफेक्टिव नंबर सब कुछ सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। अब एक लास्ट रह गया है मेरा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब ऐसे भी बोल सकते हो 4 तो हो चुका है। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स में रहता है और बॉडी के सेंटर में एक रहता है। तो जो सेंटर का एटम रहेगा, सेंटर का जो पार्टिकल रहेगा, ये 8 एटम से के साथ टच में रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीसीसी स्ट्रक्चर या बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बॉडी सेंटर में जैसे CsCl हो गया, CsBr हो गया, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, तो ये एग्जांपल मैं आपको किसी और दिन दूंगी। ठीक है, पर्टिकुलर इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, इसके थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है ना। ओके, और बॉडी सेंटर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बॉडी सेंटर की बात करूं तो मैं थोड़ा इसको रफ करके बता रही हूँ आपको, थोड़ा प्लीज नोट दिए कर लो। हाँ, आज पढ़ना तो मुझे और भी कुछ था, बट ये है कंप्यूटर स्ट्रक्चर टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, स्कूल में जब आपको टीचर ने पढ़ाया था, कुछ दिखाया था कि सॉलिड टाइप का कुछ दिखाया था, इसके सेंटर में वर्ड क्लियर होगा कि नहीं, बोलो मुझे। थोड़ा इमेजिन करना बच्चे, मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ, आपको कुछ स्ट्रक्चर में लेके चलती हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा, मुझे प्लीज थोड़ा किसका आई मीन कोई सोच पा रहा है कि नहीं, मुझे बताना यहाँ पे वर्ड कहाँ पे क्रिएट होगा बॉडी Yes, सेंटर ma'am. में, बीसीसी में वर्ड कहाँ पे क्रिएट होगा। एक मिनट, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल ये लेना पड़ेगा, अगर वो ज्वाइन हो जाएगा ना पूरा। चलो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी थोड़ा। अगर सीबीएसई में तो कुछ नहीं है बेटा, आप इसको, आपको ये कुछ नहीं है बेटा, सीबीएसई में पूरा स्कोरिंग है, सॉलिड टोटल स्कोरिंग है। आपको जितना मैंने बता दिया है उसको आपको उसी के अंदर से आ जाएगा आपका सीसीपी का 2D कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 3D कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, टाइप क्या होता है, अरेंजमेंट का टाइप क्या होता है, इस एकदम सिंपल से क्वेश्चन देते हैं। पर एंट्रेंस में ये एडवांस कुछ नहीं पाओगे, इतना टफ देते हैं इसका, काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से, सॉलिड में से, और इसका एजम्पशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो अटेम्प्ट हो जाता है। चलो जितना मिट रहा है मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। देखो वॉइड, आपने 2 वॉइड के बारे में मोस्टली जाना जो कि हम पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब ये कहाँ पे रहते हैं,
ये दो स्ट्रक्चर में आते हैं, HCP और CCP में आते हैं। कहाँ पे आएंगे? HCP जहाँ पे क्लोज पैकिंग है, जहाँ पे फेस सेंटर्ड वाला अरेंजमेंट रहेगा, वहां पे ये दोनों वॉइड आते हैं। मान लो मैं फेस सेंटर है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर अगर मैं लेती हूँ, सिंपल क्यूबिक में देखना विजिबल है कि नहीं मुझे बताना। ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम 2Z लेते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम Z मानते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोई गैस, कोई समथिंग, एनीथिंग, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट। मान लो ये मैंने स्ट्रक्चर ले लिया है जहां पे सेंटर कॉर्नर में है, ओके, कॉर्नर में तो है ही, मैं न्यूमेरिकल कर कराऊंगी क्योंकि आगे बताना बहुत जरूरी था आपको, ठीक है ना। यही हो गया ना, 4 हो गए। कॉर्नर में तो है ही, साथ में कहाँ पे है? फेस के सेंटर में है। ये दिखाना है थोड़ा मुश्किल है, जितना हो सके मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा हो चुका है, साइड वाले सारे फेसेस, पीछे के फेसेस में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। क्लियर है? पीछे वाले में एक है और आगे वाले अगर हम लेते हैं तो आगे वाले में भी मेरा यहाँ पे रहे, अरे यहाँ पे होगा ना, कॉर्नर में भी तो ये रहेगा ना, 8 कॉर्नर में रह गया और फेसेस के अंदर आगे वाले फेस के सेंटर में अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे मेरा और रहेगा। क्लियर है? मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस इज यस अ मैम। फेस सेंटर, FCC लैटिस है ये। कॉर्नर में रहेंगे 8 और सारे फेसेस के सेंटर में मैंने एक एक डाल दिए हैं, सारे फेसेस के। ये ऊपर के फेस के सेंटर, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये नीचे वाला, और जो पीछे वाला फेस है उसका ये है, और आगे वाले फेस के ये यहाँ पे भी एक पार्टिकल है। बेसिकली जब एक एब्सिसी स्ट्रक्चर हम लेते हैं, फेस सेंटर लेते हैं, तो यहाँ पे कैन यू प्लीज टेल मी टेट्राहेड्रल वॉइड, अच्छा एफसीसी में ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एफसीसी का Z कितना निकलता है? एफसीसी का Z कितना होता है? इफेक्टिव नंबर और टाइटल्स कितने होते हैं? 4 होता है। कॉर्नर्स के लिए 1 और बाकी फेस के सेंटर के लिए 3 बनता है, तो टोटल बनके 4 बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? ये कैलकुलेशन है यहाँ पे ऊपर। हम 4 और 8। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है एक वॉइड जो स्फीयर्स के टच से बना है। कितने स्फीयर के टच से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है? 6। जब जब 6 स्फीयर्स एक दूसरे को टच करेंगे तो बीच में जो वॉइड बनेगा उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है? 4 स्फीयर के डायरेक्ट टच से बनता है, बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है, दैट इज ये 6 स्फीयर से बनता है और ये 4 स्फीयर से बनता है टेट्राहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे कहाँ पे दिखने को मिलेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे देखने को मिलेगा? मतलब स्पेस, एम्प्टी स्पेस आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसको अगर आप 8 क्यूब में डिवाइड कर दोगे, इसको छोटे छोटे इक्वल 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दोगे, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोशिश करें थोड़ा सा, और इस तरीके से मेरा ये जाने वाला है ऐसे, ठीक है। तो इसको एक क्यूब को आपको इक्वल पार्ट्स के 8 क्यूब में डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे एक क्यूब आएगा इस पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, बीच में अगर करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब, बीच में नीचे वाले क्यूब में यहाँ पे एक क्यूब आ जाएगा आपका, और यहाँ पे एक क्यूब आ सकता है, और यहाँ पे एक क्यूब आएगा, और यहाँ पे भी मेरा एक क्यूब बन जाएगा। 8 क्यूब में अगर आप डिवाइड करोगे इसे, आप एक काम करना, ये थोड़ा मुझे उतना अभी एफिशिएंट नहीं हूँ कि आप उसको आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। आप एक काम कर सकते हो, आप एनसीईआरटी में अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ा है तो अभी आप देख सकते हो उसको कैसे 8 क्यूब में डिवाइड करा गया है। जस्ट अ मिनट। अभी ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हम आज क्लास कब तक चलेगी? अभी छुट्टी करूंगी मैं। टाइम कितना, 2 बज गए। अच्छा, ये देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बताना ऐसा कोई सिस्टम आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये वाला दिख रहा है आपको, देखना आपके एनसीईआरटी अगर है तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ थोड़ा सा जानने के लिए। पेज नंबर 10 में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हियर, दिखा आपको, दिखा कि नहीं मुझे खाली बता दो। ये वाला विजिबल है? Yes. Yes. गॉट इट नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये जो है ये बड़ा सा क्यूब को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 8। इज इट नाउ? यस मैम। दिख रहा है? एक बड़ा सा क्यूब है, उसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करा। काउंट कर लो, टोटल देयर आर 8 क्यूब्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे डिवाइड करती हूं तो हर एक क्यूब, जस्ट अ मिनट, हर एक क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये मेरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है पूरे का। इसको मैं 8 क्यूब में डिवाइड करूंगी तो हर एक क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। 8 टोटल मिला के 8 बनेंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कहाँ पे है, अगर एफसीसी को, एक स्ट्रक्चर को अगर मैं 8 क्यूब में डिवाइड करूंगी तो हर एक क्यूब का सेंटर जो है वो एक वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? क्लियर? Yes. Yes. अच्छा, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कहाँ पे है, ये कैलकुलेशन अभी आप खुद करोगे, मुझे बताओगे। और बता दिया आपको मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनेगा, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दो, इक्वल आपको दिखा दिया है मैंने, सबका सेंटर एक टेट्राहेड्रल है, तो 8 क्यूब का मतलब 8 वॉइड। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है एफसीसी के हर एक एज के सेंटर में एक वॉइड बनता है, हर एक एज के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल तो इजी है, पता चल गया, 8 क्यूब है, 8 के सेंटर में बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है हर एक एज के सेंटर में बनेगा, हर एक एज। अब इसको मैं मिटाती हूँ, चलो एंट्रेंस वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना है, इससे क्वेश्चन आता है। इस एज में बनेगा, इस एज में बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। टोटल जितने एजेस हैं 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस के सेंटर में एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना कि 4 कैसे बना फिर, है ना? अच्छा, उसके बाद और एक वॉइड कहाँ पे बनता है? 8 एजेस के सेंटर में एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, और एक बड़ा सा वॉइड ऑक्टाहेड्रल बनता है सेंटर में, पूरा क्यूब के सेंटर में। खाली है ना ये सेंटर, ये तो बॉडी सेंटर नहीं है कि बॉडी सेंटर में पार्टिकल रखा है, नहीं है ना यहाँ पे कुछ, ये फेस सेंटर है। इसके बॉडी की जो सेंटर है वो खाली है, वहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो आप काउंट करके मुझे बता सकते हो कि 4 कैसे हो गया? सारे एजेस के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, मतलब एम्प्टी स्पेस बनेगा। अच्छा, एज के जो वॉइड है कितने दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर होगा? एज का वॉइड
2 एक एच सेंटर्ड वॉइड कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में रहेगा? यस यस, एक एच 2 सेंटर का वॉइड, जो यहाँ पे एक वॉइड मान लो मैंने क्रिएट कर दिया एच के सेंटर में, ये दूसरे कितने यूनिट सेल का पार्ट बनेगा? यहाँ पे एक पार्टिकल रख दूंगी, उस वो पार्टिकल कितने यूनिट सेल का पार्ट है? नहीं अंकित, 8 4 अरे 4। एज में आप कुछ भी रखोगे तो इसके साथ और कितने यूनिट सेल जुड़ सकते हैं? इस एच वाले के साथ एक ऊपर रहेगा और 2 साइड के रहेंगे, 2 साइड के भी तो रहेंगे, इसके साथ एक रहेगा और उसके ऊपर भी 2 रहेंगे ना, तो 4 के साथ सेंटर्ड वाला एच सेंटर जुड़ता है। क्लियर है कि नहीं है कंसेप्ट? जैसे आप कहते हो यहाँ पे एक पार्टिकल है तो 8 से जुड़ेगा, 8 यूनिट सेल से, ठीक है। अच्छा, फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल है तो कितने से जुड़ेगा? 2 से जुड़ेगा, 2 का पार्ट है वो। सिमिलरली एज के सेंटर में अगर कुछ भी रहता है, चाहे वॉइड हो चाहे पार्टिकल हो, कुछ भी हो, वो 4 से जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो भी 4 से जुड़ेगा। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इसके तरफ कितना बनेगा वॉइड का? 1/4। अगर एक वॉइड यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बड़ा सा वॉइड ले लूंगी, मान लो इस पोर्शन में एच के सेंटर में ले लूंगी, ठीक है। अब ये कितने का पार्ट है? 4 यूनिट सेल का पोर्शन बन गया। तो इसके तरफ कितना रहेगा? 1/4 रहेगा ना? समझ में नहीं आ रहा है? हो गया मैम। अभी तो वही बोलोगे ना, यस आ मैम। गया बोलोगे, है ना। तो एच सेंटर में जो रहता है 4 के साथ शेयर्ड रहता है। तो इंडिविजुअल कोई भी अगर एच सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो यूनिट सेल की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो मेरे पास 1/4, एक वॉइड का 1/4 हो गया। अब मेरे पास 12 एजेस हैं तो 12 वॉइड बनेंगे, तो 12 वॉइड का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा 3, और सेंटर में एक बनेगा, मैंने अभी बताया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक सेंटर में बनता है, तो 3 प्लस सेंटर का 1 हो जाएगा 4, ये बन गया 4। जैसे आप इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करते हो तो वॉइड का कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली उसी तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं छुट्टी भी करूंगी और ये लास्ट आपको ये है पता चल गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बनते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 8 क्यूब्स में तो 8 के सेंटर में 8 बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल सारे एजेस के सेंटर में बनेंगे तो उसका इफेक्टिव बनेगा 3, क्योंकि एक के साथ 4 शेयर हो रहा है, ठीक है। और एक बीच में बनेंगे जो पर्टिकुलर उसी का रहेगा वॉइड, वो है 4। तो ऑक्टाहेड्रल 4, टेट्राहेड्रल 8 है, ठीक है। तो दे सकते हैं आपको, बिकॉज अभी एमसीक्यूज का पैटर्न भी आ चुका है बोर्ड में, तो दे सकते हैं बेटा, और एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। वॉइड का कैलकुलेशन आपका जितना पॉसिबिलिटी है मैंने सारा करा दिया है। कमिंग क्लास आपको हर एक टाइप का एग्जाम्पल बताऊंगी मैं। NaCl स्ट्रक्चर किसमें आता है, ZnS है, CaF2 कौन से स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, तो ये सारे हम पढ़ेंगे कमिंग क्लास में, ठीक है। और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ओके। तो एनसीईआरटी का ही कराऊंगी न्यूमेरिकल्स अभी तो, ठीक है। तो कैसा है बेटा ये सॉलिड चैप्टर? थोड़ा कॉन्फिडेंट, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज? हाँ, ये कंफ्यूजन है ज्यादा? अभी भी नहीं है ना कंफ्यूजन? है मैम अभी थोड़ी। फ्रैंकली, हाँ फ्रैंकली मुझे बोलो कि एक्चुअली क्या है, मैं चाहती थी उसको आपको ही रटा सकती थी, बट रट लो, ये Z4 होता है, OV इस तरीके से होता है, है नहीं, पर थोड़ा जानना, बोर्ड के स्कोर के लिए रट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लर्न कर लो सीधा उससे। बट अगर मान लो कहीं पे घुमा के दे दिया क्वेश्चन को, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे आप, ठीक है। तो ये अभी तो स्टार्टिंग की क्लासेस है, अभी और भी पूरी क्लासेस है, बार बार जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो बाकी जितने गर्ल्स को समझ में आ रहा है, ये मानवी, सनोबर, आशी, दीपांशी, क्लियर ना? यस मैम।
ठीक है, तो तभी मैंने आज आपको कन्वर्जन का भी टेस्ट पेपर नहीं दिया, क्योंकि क्या है, मैं दे तो दूंगी पर थोड़ा इसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका एक टेस्ट मैं अपलोड कर सकती हूँ अभी, थोड़ा आप समझ जाओगे, टेस्ट डालोगे। ठीक है, मिलते हैं कल, मिलते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ कल मिलते हैं। कल देखना आप 100%, क्योंकि ये आज जो मैंने पढ़ाया थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ा दिया आपको, आज खत्म हो गया थ्योरी ये। कल आप बेटर फील करोगे जब आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी यहाँ पे, तो 100%। ठीक है, छुट्टी करें फिर? हाँ, ओके मिलते मैम। हैं कल, मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं, कल आपकी कितने बजे? शाम को क्लास होती है ना? ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, आज कोई